हेलो आई राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दी थी अपन ने। यूनिट 1, 2, 3 देख लिया था। आज इस वीडियो में यूनिट 4 देखेंगे, पाश्चात्य राजनीतिक विचार। इसमें स्वतंत्रता, न्याय और आलोचनात्मक सिद्धांत देखेंगे। इस इकाई में हम 20वीं सदी और उससे पहले के कुछ ऐसे प्रभावशाली विचारकों को समझेंगे जिन्होंने राजनीतिक चिंतन में नए आयाम जोड़े। हम नारीवाद के आरंभिक विचारों से लेकर स्वतंत्रता के आधुनिक दृष्टिकोण, मार्क्सवादी संशोधनवाद, न्याय के सिद्धांतों और सत्तावाद की प्रगति पर विचार करेंगे। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट एक ब्रिटिश लेखिका, दार्शनिक और नारीवादी दर्शन की शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ों में से एक थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। ऐतिहासिक संदर्भ और महिलाओं के अधिकारों का एक औचित्य। वह 18वीं शताब्दी के अंत में रहती थी, जब प्रबोधन के विचार स्वतंत्रता और तर्क पर जोर दे रही थी। वोllस्टोनक्राफ्ट ने देखा कि इन विचारों को महिलाओं पर लागू नहीं किया जा रहा। फ्रेंच क्रांति के आदर्शों ने भी उन्हें प्रभावित किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति महिलाओं के लिए आधुनिक महिलाओं के अधिकारों का एक औचित्य 1792 है, जिसे नारीवादी दर्शन का एक मूलभूत पाठ माना जाता है। इसमें उन्होंने उस समय के पारंपरिक विचारों को चुनौती दी, जो महिलाओं को केवल पुरुषों के अधीनस्थ और घरों तक सीमित रखते थे। यानी कि इनकी पुस्तक का नाम याद रखना आप। तर्क और शिक्षा का महत्व है। वोllस्टोनक्राफ्ट का केंद्रीय तर्क था कि महिलाओं में पुरुषों के समान तर्क करने की क्षमता होती है, लेकिन समाज और शिक्षा व्यवस्था उन्हें तर्क संगत प्राणी के रूप में विकसित होने से रोकती है। उन्होंने महिलाओं के लिए समान शिक्षा की जोरदार वकालत की। उनका मानना था कि अगर महिलाओं को पुरुषों की समान शिक्षा मिलती है तो वे तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम होंगी, समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी और अच्छी माताएं व नागरिक बन सकेंगी। उन्होंने तत्कालीन स्त्री शिक्षा की आलोचना की, जो महिलाओं को केवल ऊपरी गुणों जैसे कि आकर्षण, विनम्रता पर ध्यान केंद्रित करने और पुरुषों को खुश करने के लिए तैयार करती थी। लैंगिक समानता और नागरिक अधिकार। वोllस्टोनक्राफ्ट ने तर्क दिया कि लिंग के आधार पर अधिकारों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यदि मनुष्य को तर्क संगत होने के नाते अधिकार मिलते हैं तो महिलाओं को भी मिलने चाहिए। उन्होंने महिलाओं के लिए नागरिक अधिकारों जैसे कि संपत्ति रखने का अधिकार, काम करने का अधिकार की मांग की, और यद्यपि उन्होंने सीधे मताधिकार की वकालत नहीं की, उनके तर्क इसके लिए आधारशिला बने। उन्होंने विवाह को एक तर्क संगत साझेदारी के रूप में देखा, न कि एक पुरुष के प्रभुत्व वाले रिश्ते के रूप में, यानी कि जहाँ पुरुष का प्रभुत्व हो। स्त्रीत्व और नैतिकता की अवधारणा। वोllस्टोनक्राफ्ट ने अति स्त्रीत्व की आलोचना की, जिसे पुरुषों द्वारा महिलाओं में प्रोत्साहित किया जाना। उनका मानना था कि महिलाओं को तर्कहीन और कमजोर बनाता है। उन्होंने एक ऐसी नैतिकता की वकालत की जो लिंग तटस्थ हो और जिसमें सद्गुण और तर्क को पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाए। अब सेकंड पढ़ेंगे, कार्ल पॉपर। नाम भी क्या है, पॉपर। कार्ल पॉपर एक ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश दार्शनिक थे, जिन्हें वैज्ञानिक पद्धति, ज्ञान मीमांसा और खुले समाज के दर्शन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने अधिनायकवाद की आलोचना की। ये शुरुआत में ये बेसिक होती है ना, ये पूरा उनका परिचय होता है कि उन्होंने किन चीज़ों पर जोर दिया। मिथ्याकरणिता का सिद्धांत।
पोपर के विज्ञान दर्शन का केंद्रीय विचार यह है कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत को मिथ्याकरणीय होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक सिद्धांत को ऐसा होना चाहिए जिसे अनुभवजन्य रूप से गलत साबित किया जा सके। यदि कोई सिद्धांत किसी भी अवलोकन से गलत साबित नहीं हो सकता तो वह वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि एक अंधविश्वास या छज्जे विज्ञान है, जैसे कि ज्योतिष विज्ञान होता है। उन्होंने मार्क्सवाद और मनोविश्लेषण जैसे सिद्धांतों की आलोचना की, यह कहते हुए कि वे मिथ्याकरणीय नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक नहीं है। खुला समाज और उसके दुश्मन, यह पोपर की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कृति है। खुला समाज और उसके दुश्मन, जिसमें उन्होंने अधिनायकवाद के दार्शनिक जड़ों पर हमला किया। उन्होंने बंद समाज जैसे कि प्लेटो, हेगेल, मार्क्स के आदर्श राज्य की आलोचना की, जो पूर्ण सत्य का दावा करते थे और असंतोष को दबाते हैं। उन्होंने खुले समाज की वकालत की, जिसकी विशेषताएं हैं आलोचनात्मक विचार। इसमें विचार और संस्थानों की लगातार आलोचना और सुधार की गुंजाइश होती है। लोकतांत्रिक संस्थाएं, जो नेताओं को बिना हिंसा के बदलने की अनुमति देती हैं। सरकार को हटाना आसान होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विचारों और जीवन शैली की विविधता को प्रोत्साहित करती है। त्रुटि की स्वीकृति, यह स्वीकार करना कि हमारा ज्ञान अपूर्ण है और हम गलतियां कर सकते हैं। लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए कि भाई मुझसे भी गलती हुई है। ऐतिहासिक नियतिवाद की आलोचना, पोपर ने ऐतिहासिक नियतिवाद की आलोचना की, जो यह दावा करता है कि इतिहास एक निश्चित अटल नियमों के अनुसार चलता है और इसके अंतिम परिणाम की भविष्यवाणी की जा सकती है। उन्होंने मार्क्सवाद को एक नियतिवाद विचारधारा के रूप में देखा, जो यह मानता है कि वर्ग संघर्ष और क्रांति अनिवार्य है। पोपर के अनुसार ऐतिहासिक नियतिवाद खतरनाक है क्योंकि यह निरंकुश शासन को जन्म देता है। यदि इतिहास एक निश्चित अंत है तो कोई उस अंत को प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग कर सकता है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन होता है। टुकड़ों में इंजीनियरिंग बनाम समग्र इंजीनियरिंग, पोपर ने टुकड़ों में सामाजिक इंजीनियरिंग का समर्थन किया, जिसमें समाज में छोटे लक्ष्य सुधार किए जाते हैं और उनके परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसमें गलतियों को सुधारा जा सकता है। उन्होंने समग्र सामाजिक इंजीनियरिंग का विरोध किया, जो पूरे समाज को एक बड़े पूर्व निर्धारित ब्लूप्रिंट के अनुसार बदलने का प्रयास करता है। यह अक्सर अप्रत्याशित नकारात्मक परिणाम देता है और अधिनायकवादी होता है, क्योंकि यह आलोचना को स्वीकार नहीं कर सकता। यानी छोटे स्तर पर बदलाव हैं वो बढ़िया हैं, बड़े स्तर पर जो बदलाव होते हैं वो बहुत ही बुरे होते हैं, क्योंकि वो अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं करते। थर्ड है रोजा लग्जमबर्ग। रोजा लग्जमबर्ग एक पोलिश जर्मन मार्क्सवादी सिद्धांतकार, दार्शनिक और क्रांतिकारी थे। उन्हें लोकतांत्रिक समाजवाद और क्रांति के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से लेनिनवादी अधिनायकवादी के प्रति उनकी आलोचना अधिनायकवाद के प्रति उनकी आलोचना के लिए उन्हें जाना जाता है। मार्क्सवादी सिद्धांत में योगदान, पूंजी संचय का सिद्धांत, यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कृति है। इसमें उन्होंने मार्क्स के पूंजीवादी संकट के सिद्धांत का विस्तार किया, यह तर्क देते हुए कि पूंजीवादी को जीवित रहने के लिए गैर पूंजीवादी क्षेत्रों में विस्तार करना पड़ता है। जब ये क्षेत्र समाप्त हो जाता है, पूंजीवादी का अंतिम संकट आएगा।
साम्राज्यवाद की आलोचना। उन्होंने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के अंतिम चरण के रूप में देखा, जहां विकसित देश अपनी अतिरिक्त पूंजी और उत्पादों को खपाने के लिए पिछड़े क्षेत्रों को उपनिवेश बनाता है। क्रांति का सिद्धांत और तत्कालिकता। लैक्जमबर्ग ने सर्वहारा वर्ग की स्वतः स्फूर्तता पर जोर दिया। उनका मानना था कि मजदूर वर्ग अपने अनुभव और संघर्ष के माध्यम से ही क्रांतिकारी चेतना विकसित करेगा, न कि केवल एक छोटी पार्टी के नेतृत्व में। उन्होंने जन हड़तालों को क्रांतिकारी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना, जो मजदूरों को एकजुट करेगा और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराएगा। यह विचार लेनिन के अग्रणी पार्टी के सिद्धांत से भिन्न था, जहां एक अनुशासित और केंद्रीकृत पार्टी क्रांति का नेतृत्व करती है। लेनिनवादी अधिनायकवाद की आलोचना। यह लैक्जमबर्ग की सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। उन्होंने रूसी क्रांति के बाद लेनिन बोल्शेविकों द्वारा स्थापित अग्रणी पार्टी के केंद्रीकृत नियंत्रण की कड़ी आलोचना की। यानी कि उन्होंने रूसी क्रांति का भी आलोचना की थी, उसके बाद लेनिन बोल्शेविक द्वारा स्थापित अग्रणी पार्टी का भी आलोचना और विरोध किया। आलोचना ही नहीं, उनकी बुराई करना। उन्होंने तर्क दिया कि स्वतंत्रता हमेशा मतभेद रखने वालों के लिए स्वतंत्रता है। उनका मानना था कि बिना लोकतांत्रिक वाद विवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के समाजवादी क्रांति अधिनायक में बदल जाएगी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बोल्शेविकों का शासन नौकरशाही और दमनकारी हो जाएगा। उन्होंने सोवियत रूप में राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की दमन की निंदा की। समाजवाद और लोकतंत्र का संबंध। लैक्जमबर्ग के लिए समाजवाद और लोकतंत्र अविभाज्य हैं, यानी कि जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। सच्चा समाजवाद केवल तभी प्राप्त किया जाता है जब वह लोकतांत्रिक हो और लोगों की सक्रिय भागीदारी पर आधारित हो। यानी लोकतंत्र वही है जिसमें लोगों की भागीदारी हो। वह एक समाजवादी लोकतंत्र के पक्षधर थे, जहां आर्थिक समानता के लिए साथ राजनीतिक स्वतंत्रता और बहुलता भी हो। फोर्थ पढ़ेंगे जॉन रोल्स एक अमेरिकी दार्शनिक थे, जिन्होंने न्याय के सिद्धांत पर अपने काम से 20वीं शताब्दी के राजनीतिक दर्शन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने यह सवाल उठाया कि एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज कैसा दिखना चाहिए। उनका न्याय का सिद्धांत देखेंगे। यह रोल्स की सबसे प्रभावशाली कृति है। कौन सी? न्याय का एक सिद्धांत। इसमें उन्होंने सामाजिक अनुबंध परंपरा को पुनर्जीवित किया और वितरणात्मक न्याय के एक वैकल्पिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो उपयोगितावाद और अन्य सिद्धांतों से अलग था। मूल स्थिति और अज्ञान का पर्दा। रोल्स ने अपने न्याय के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक विचार प्रयोग का प्रस्ताव रखा। मूल स्थिति यह एक काल्पनिक स्थिति है जहां तर्कसंगत व्यक्ति समाज के बुनियादी नियमों पर सहमत होते हैं। अज्ञान का पर्दा। इस मूल स्थिति में व्यक्तियों को अज्ञान के पर्दे के पीछे रखा जाता है। इसका अर्थ है कि उन्हें सामाजिक स्थिति, लिंग, जाति, धर्म, प्रतिभा, स्वास्थ्य, संपत्ति, यहाँ तक कि अपनी पीढ़ी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि लोग उनके अज्ञान का फायदा उठाते हैं, उनका इतिहास चुरा लेते हैं। इस स्थिति में चूंकि कोई नहीं जानता कि समाज में उसकी स्थिति क्या होगी, वे ऐसे सिद्धांतों का चयन करेंगे जो सबसे कमजोर व्यक्ति के लिए भी न्यायपूर्ण हो, ताकि उनके खुद के साथ बुरा न हो। न्याय के दो सिद्धांत।
अज्ञान के पर्दे के पीछे से रोल्स ने तर्क दिया कि तर्कसंगत व्यक्ति न्याय के निम्नलिखित दो सिद्धांतों को सहमत होंगे जो प्राथमिक के क्रम में है। समान मूल स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को समान और सबसे व्यापक मूल स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए जो दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के साथ संगत हो, जैसे कि राजनीतिक स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह सिद्धांत दूसरे सिद्धांत पर प्राथमिकता रखता है। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का सिद्धांत। सामाजिक और आर्थिक असमानता दो शर्तों को पूरा करने पर उचित ठहराई जा सकती हैं। अवसर की निष्पक्ष समानता। पद और स्थिति सभी के लिए समान अवसर की शर्तों के तहत खुले होने चाहिए। इसका अर्थ है कि सामाजिक पृष्ठभूमि के बजाय प्रतिभा और प्रयास ही सफलता का निर्धारण होना चाहिए। यानी समाज को छोड़ दो, कोई भी किसी की भी कुछ भी पृष्ठभूमि रही हो, प्रतिभा और प्रयास इन पर ही सफलता का निर्धारण होना चाहिए। भेद का सिद्धांत। असमानताएं सबसे कम सदस्यों के सबसे बड़े लाभ के लिए होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी असमानताएं तभी स्वीकार हैं जब वह सबसे गरीब और कमजोर लोगों को फायदा पहुंचाएं। यह सिद्धांत पुनर्वितरण और सामाजिक सुरक्षा जाल के लिए एक मजबूत तर्क प्रदान करता है। न्याय के उद्देश्य। रोल्स का उद्देश्य वितरणात्मक न्याय का एक सुसंगत सिद्धांत प्रदान करना था जो उदारवादी, समतावादी मूल्य को संतुलित कर सके। उन्होंने न्याय को निष्पक्षता के रूप में न्याय के रूप में देखा। फिफ्थ है माइकल जे ओकसोट। माइकल जे ओकसोट एक ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिक और रूढ़िवादी के प्रमुख विचारक थे। उन्होंने अमूर्त तर्क और भव्य योजनाओं के बजाय परंपरा, अनुभव और विनम्रता पर जोर दिया। मानव आचरण की अवधारणा। ओकसोट का मानना था कि मानव आचरण किसी भी अमूर्त सिद्धांत या तर्कसंगत डिजाइन पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह अभ्यास और परंपरा से सीखा जाता है। नियमों और परंपराओं का महत्व। उन्होंने नियमों की तुलना में परंपरा आदतों के महत्व पर जोर दिया। नियम अक्सर अपर्याप्त होते हैं, उन्हें हमेशा व्याख्या की आवश्यकता होती है, जबकि परंपराएं हमें अनकहे तरीके से सिखाती हैं कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। राजनीति का विचार। ओकसोट ने राजनीति को एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में देखा, न कि एक वैज्ञानिक या सैद्धांतिक रूप में। यह समस्या को हल करने के लिए एक तरीका है, न कि समाज को एक आदर्श खाके के अनुसार फिर से डिजाइन करने का। उन्होंने तारों के पीछे चलने की अवधारणा दी, जिसका अर्थ है कि राजनीति मौजूदा परंपराओं और प्रथाओं में निहित छोटे छोटे बदलाव को अपनाना चाहिए, न कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। उन्होंने समग्र सामाजिक इंजीनियरिंग का विरोध किया, जैसा कि पॉपर ने भी किया था। उनका मानना था कि बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन के प्रयास हमेशा असफल होते हैं, क्योंकि वे मानव अनुभव की जटिलता को अनदेखा करते हैं। इन छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए, छोटे छोटे बदलाव होते हैं ना, वो ठीक करें। राज्य का स्वरूप। ओकसट ने राज्य को एक नागरिक संघ के रूप में देखा, न कि एक उद्यमी संघ। नागरिक संघ। राज्य का उद्देश्य नागरिकों के बीच कानूनों के शासन को बनाए रखना है, ताकि वे अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। यह किसी विशेष सामूहिक लक्ष्य, खुशी या समृद्धि का पीछा नहीं करता। उद्यमी संघ क्या होता है? एक ऐसा राज्य जो किसी विशिष्ट सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को एक साथ बांधता है। ओकसोट ने ऐसे राज्य को अधिनायकवादी प्रवृत्ति वाला माना।
रूढ़िवादी का समर्थन। उनके विचार रूढ़िवादी का आधार है। उन्होंने परिवर्तन के प्रति सतर्कता, मौजूदा संस्थानों के सम्मान और मानव ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि मानव स्वभाव जटिल और अपूर्ण है और इसलिए समाज को आदर्शवादी सिद्धांतों की बजाय अनुभव और परंपरा के आधार पर शासित किया जाना चाहिए। इन आदर्शवादी की बजाय अनुभव और परंपरा पर जोर दिया जाना चाहिए। सिक्स्थ है हन्ना अरेंट। हन्ना अरेंट एक जर्मन अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतिकार थी, जिन्हें अधिनायकवाद, क्रांति, सार्वजनिक क्षेत्र और मानवीय स्थिति पर उनके मौलिक विचार के लिए जाना जाता है। अधिनायकवाद का विश्लेषण। यह अरेंट के काम का केंद्रीय विषय था। उनकी कृति अधिनायकवाद की उत्पत्ति, नाजीवाद और स्टालिनवाद जैसे शासन प्रणालियों का विश्लेषण किया। अधिनायकवाद की विशेषता। आतंक। यह न केवल विरोधियों को बल्कि पूरी आबादी को नियंत्रित करने का एक साधन है। विचारधारा। एक सर्वव्यापी और शिव संगत विचारधारा जो हर चीज की व्याख्या करती है और भविष्य की भविष्यवाणी करती है। यह तर्क और वास्तविकता को दबा देती है। एकांत और अलगाव। अधिनायकवादी शासन लोगों को एक दूसरे से और वास्तविकता से एक अलग कर देते हैं, जिससे वे शासन की विचारधारा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। मानवीय विविधता का दमन। अधिनायकवाद मानवीय विविधता और बहुलता को समाप्त करना चाहता है। बनावट बनाम राज्य। अरेंट ने अधिनायकवाद को एक पारंपरिक राज्य के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक गतिशील, तरल और भयावह आंदोलन के रूप में देखा, जो लगातार लोगों को संगठित करता है और नियंत्रित करता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में क्या सोचते थे अरेंट? अरेंट क्या सोचती थी भाई? अरेंट ने सार्वजनिक क्षेत्र, जहां लोग राजनीतिक कार्रवाई में भाग लेते हैं, भाषण और विचार विमर्श करते हैं, और निजी क्षेत्र, जहां लोग अपनी घरेलू जरूरतों और व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, के बीच अंतर किया। उनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र स्वतंत्रता का सच्चा स्थान है, जहां लोग अपनी अद्वितीयता दिखा सकते हैं और सामूहिक रूप से निर्णय ले सकते हैं। आधुनिक समाज में सार्वजनिक क्षेत्र के क्षरण पर अरेंट चिंतित थी, खासकर जब लोग केवल उपभोग और निजी जीवन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कार्रवाई और भाषण का महत्व है। अरेंट के लिए कार्रवाई और भाषण राजनीतिक जीवन के लिए आवश्यक तत्व थे। कार्रवाई क्या है? लोगों का एक साथ आना और कुछ नया शुरू करना, दुनिया को बदलना ही कार्रवाई है। भाषण क्या है? विचारों का आदान प्रदान, बहस है और दूसरों को समझने और समझाने की क्षमता है भाषण। अधिनायकवादी शासन इन दोनों को दबा देता है, जिसमें लोग निष्क्रिय और विचारहीन हो जाते हैं। सामान्यता की बुराई। यह अवधारणा उनके एरिक आइचमैन के मुकदमे के विश्लेषण से आई थी, जो होलोकॉस्ट के प्रमुख व्यक्ति थे। अरेंट ने पाया कि आइचमैन एक साधारण नौकरशाही व्यक्ति था, न कि एक शैतानी राक्षस। उसकी बुराई उसकी सोचने में विफलता और सिर्फ आदेशों का पालन करने की इच्छा से आई थी। आइचमैन एक शैतानी राक्षस था, नौकरशाही था, मतलब बेचारा काम करता था, उसको सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला, सोचने में विफलता से उसके बुराई आ गई। इसका अर्थ है कि बुराई केवल राक्षसी व्यक्तियों द्वारा नहीं की जाती, बल्कि साधारण लोगों द्वारा भी की जा सकती है, जो अपने कार्यों के नैतिक परिणामों पर विचार नहीं करते। देखो, कुछ भी हो, रामायण हो, महाभारत हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली बार पढ़ रहे हैं एक तो, और फिर
मैं भी एक रीडिंग की तरह पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं समझाने लग जाऊँ, ऐसी बात तो है नहीं कि मैं समझा नहीं पाऊँ, समझाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। और मेरे को एक ही सब्जेक्ट है नहीं कि भाई यही कवर करना है। पिछली बार मेरे को एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट इतने ही थे, इसलिए मैंने अच्छे से समझाए थे आपको। पर इस बार आप खुद देखना, कम से कम 20 सब्जेक्ट हैं। अगर फोर्थ सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर को मिला लें, मेजर और माइनर को मिला लें, तो कम से कम 20 सब्जेक्ट के वीडियो मेरे को बनानी है। 20 सब्जेक्ट की वीडियो मतलब कि एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट होती हैं। अगर एक वीडियो भी एक यूनिट पर बनाएं तो 80 वीडियो तो केवल थ्योरी क्लास की हो गई। फिर उनके क्वेश्चन भी बनाने होते हैं, उनकी वन शॉट भी बनानी होती है, और थोड़ा बहुत सिलेबस का, फिर उनको कंटेंट तैयार करके आपको पीडीएफ भी देनी होती है। तो आप समझना, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ और ट्यूशन लेके आ रहा हूँ, इसका फ़ायदा उठाना। ये नहीं कि भैया ने सही से समझाया नहीं। देखो मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया, आपको पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चन वीडियो लेके आ जाऊंगा, वो समझा दूंगा और उसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद भी अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं आप में कमी होगी। क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, प्रत्येक सब्जेक्ट को 60 और लेक्चर में बांटा जाता है, यानी कि 60 घंटे, 60 क्लास बनाई जाए 60 घंटे की, और अपनी क्लास कितनी हो जाती हैं, 2 घंटे की क्लास होती हैं, और उसमें कवर करते हैं अपन। ये एक माध्यम इतना ही है कि आपको कम समय में अधिक तैयारी करा सकूं। और बाद में स्टूडेंट क्या करते हैं, जब जब एग्ज़ाम आती है तो जुड़ते हैं। मेरे को भी अच्छा लगता है यार, जुड़ रहे हैं बच्चे, अपना प्यार बता रहे हैं, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। फिर लास्ट में न तो एग्ज़ाम के बाद वो संभालते हैं, यहाँ तक कि वो अनसब्सक्राइब करना चालू कर देते हैं, टेलीग्राम पर हटना चालू कर देते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया, क्यों किया था सब्सक्राइब? कोई तो वजह रही होगी सब्सक्राइब करने की, यहाँ कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ बेनिफिट हुआ होगा आपका। और फिर रिजल्ट आता है तो बताते नहीं कि कैसा रहा रिजल्ट। मैं बाहर देखता हूँ यार, रिजल्ट आएगा लोग बताएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। पर बहुत से स्टूडेंट हैं जो वाकई में हमारे साथ हैं, हमारे साथ पहले भी थे और अभी भी जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद। और छोटी छोटी हरकत मत किया करो, इससे चीज़ें डाउन ही होती हैं, कोई बेनिफिट होता नहीं है यार। कोई वो है नहीं कि आपकी इंस्टाग्राम डीपी है कि उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है, कि एक प्रोफेसर के रूप में, एक अभिनेता के रूप में दिखाना है कि भाई हम, हमारे 0 फॉलोइंग है, हमारे 1.5 के, 2.5 के, 100 के फॉलोवर हैं। ये अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद। जैसे भी हो, ठीक हो।